क्राइम पर सियासी कोहराम क्यों मचा हुआ है, पहली खबर होगी। दूसरी खबर होगी, बिहार में न बचेगा एक भी घुसपैठिया, किसने कहा है और क्यों कहा जा रहा है, पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। सीएचसी की पड़ताल में क्या निकला है, और चौथी खबर होगी कि आईजी की अवैध गिरफ्तारी वाली खबर क्या है, वो भी आपको समझाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं सबका इलाज करूंगा, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका इलाज करूंगा, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। सवाल यह कि किसके लिए यह चेतावनी है गृह मंत्री सम्राट चौधरी की। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, ये जो स्टेटमेंट है गृह मंत्री सम्राट चौधरी का, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका इलाज करूंगा, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, किसके लिए चेतावनी? देखिए, विधान परिषद में आज जब गृह मंत्रालय के जो बजट था उस पर चर्चा वाद विवाद चल रहा था, उसमें अपनी बातें जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रख रहे थे और लगातार जो है विपक्ष के तरफ से सवाल खड़े जो है वो किए जा रहे थे। और जिस तरीके से नीट मामला में लेकर के, नीट छात्रा के जो रेप और जो हत्या का मामला है उस पर जो विपक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल खड़े किए गए हैं, उसे लेकर के सम्राट चौधरी जो है वो बयान दे रहे थे। और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हमको टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमने सब कुछ। रवि एस नारायण, मैं आपके पास आऊंगा, सीधे अपने दर्शकों को सुनवाते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सीधे उनकी भाषा में सुनिए। जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए। कोई गलतफहमी मत रहिए, एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें, मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री हूं, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट रहिए सभापति महोदय। रवि एस नारायण मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि एस, पहले तो नाम उन्होंने स्पष्ट किया है, किसी नीरज को वो संबोधित कर रहे थे। अब चूंकि विधानसभा में कई नीरज हैं, इसलिए यह समझना मुश्किल है कि किस नीरज का जिक्र किया जा रहा था। दूसरी बात यह कि सबका हिसाब होगा, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं गृह मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी यही है, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। तो ये किसकी गलतफहमी दूर करने की बात कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष यूं कहे कि आरजेडी को लेकर के ये सीधा नसीहत जो है वो सम्राट चौधरी दे रहे थे, क्योंकि लगातार सवाल खड़े किए गए। और उन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों से ये जरा देखे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है मुझे काम के लिए ही रखा है और सबका रिपोर्ट जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास है, कौन क्या कर रहा है सबकी जानकारी है। और अगर वो समय आएगा तो उचित समय पर सबको जो है वो दिखा देंगे, सबके सबूत जो है वो दे देंगे। और ये सबसे बड़ा जो बयान है वही है। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि विपक्ष के नेताओं को कहा कि आप जिस चीज को कहेंगे हम जांच कराएंगे और तार वही निकलेगा जहां आप हैं, दूसरे जगह नहीं निकलेगा। तो ये पूरी तरह से एक तरह से विपक्ष जो सवाल खड़े कर रही थी उसको आड़े हाथे लिए हुआ जो है वो सम्राट चौधरी ने मजबूती से जवाब दिया है। और उनका कहना है कि इस मामले में पूरी जांच करा रहे हैं, लेकिन कटघरे में मुझे ना खड़ा किया जाए। रवि एस नारायण, चूंकि सरकार की ओर से लगातार इस बात को लेकर स्पष्टता तो है, जब नाम लिया जा रहा था किसी नेता के बेटे का, तब भी सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर आप कोई भी नाम बताइए मैं उसकी जांच करवाऊंगा, आप नाम तो लीजिए। उस समय भी विपक्ष की ओर से गुमराह करने की कोशिश की गई, नाम कोई नहीं बताया गया। अब चूंकि टीका टिप्पणी चल रही थी तो सीधे सम्राट चौधरी ने कह दिया है फाइल सबकी है मेरे पास, आपकी भी फाइल है, कहिएगा तो खोल दूं। और देखिए, इस तरीके से सम्राट चौधरी ने बड़ा कड़ा बयान दिया है और एक ढंग से कहें कि विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की है कि कौन क्या कर रहा है। सबकी फाइल और सबकी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री होने के नाते मुझे काम ही यही सौंपा है और वो सबकी फाइल मेरे पास मौजूद है। अगर कोई भी अगर जरूरत पड़ी तो सबकी जो है वो आईना दिखाया जाएगा।
और कुल मिलाकर अगर कहें तो ये लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, राबड़ी देवी ने भी आज सदन में छात्राओं के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया। पूरे जैसे ही सदन शुरू हुई, उस डेटा पर भी रवि एस नारायण हम आने वाले हैं, थोड़ी देर में वो डेटा हम अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सम्राट चौधरी ने किसका रिकॉर्ड रखने की बात कही, हमने स्टेटमेंट आपको सुनवा दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि सबकी फाइल मेरे पास है। किसकी फाइल का जिक्र कर रहे हैं वो? अपराध के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष के हंगामे पर सम्राट चौधरी का पलटवार आपने सुना। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझे इसी काम के लिए रखा है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका इलाज होगा, जो बोल रहे हैं उन सबका इलाज होगा। तो खबर तो समझिए, मैं बात आगे कि सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। सवाल है कि सम्राट चौधरी किसके बारे में बोल रहे थे, किस किस पर रिकॉर्ड, किस किस का रिकॉर्ड सम्राट चौधरी के पास है। क्या आरजेडी के बारे में बोल रहे थे सम्राट चौधरी? यह सवाल है, क्योंकि आरजेडी के नेता आजकल ज्यादा हमलावर हैं, ज्यादा टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब सम्राट चौधरी सदन में बोलने की कोशिश करते हैं उस समय आरजेडी की ओर से प्रतिरोध सुनाई देता है। क्या आरजेडी के लिए यह स्टेटमेंट था? क्योंकि अपराध के मुद्दे पर लालू परिवार की सरकार गई थी। कानून व्यवस्था पर अक्सर घिर जाती है आरजेडी, और कानून व्यवस्था पर इस समय सरकार को घेरने की कोशिश भी आरजेडी की ओर से हो रही है। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं की घटना पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने फिर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। विपक्ष के वाद पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी खूब पलटवार किया। ये तस्वीरें 22 फरवरी की रात पटना के एक रिसेप्शन पार्टी में हुई फायरिंग के बाद की है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दो सगे भाइयों 32 साल के मनीष और 24 साल के मंजीत की जान ले ली। मामला पुराने जमीन विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन इस हत्या सहित ऐसे मामलों की गूंज विधानमंडल के दोनों सदनों में सुनाई दी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। की जा रही है, अभी क्या है? इस तरह का नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। जंगल राज में इस तरह का नहीं होता है, राम राज में इस तरह का होता है। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर डाली। महसूस कर रहा है बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। राबड़ी देवी सहित विपक्ष के वार पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया और कहा, कोई कुछ भी आरोप लगाए, जनता सच्चाई जानती है। कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कानून के राज में जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को गरमाया वो कानून व्यवस्था का मुद्दा ही है। नीट छात्रा की मौत से लेकर बच्चियों की सुरक्षा और अपराध के मुद्दे पर विपक्ष ने कमोबेश हर रोज विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसका जवाब सरकार की ओर से भी आंकड़ों के जरिए दिया गया। लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कानून व्यवस्था पर सियासी कोराम को समझिए। बिहार में अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लालू परिवार की सत्ता चली गई थी। अपराध को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बजट सत्र में विपक्ष अपराध पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को भी विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने सरकार को अपराध रोकने में फेल बताया। विपक्ष ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राष्ट्रपति शासन। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक ओर विपक्ष लगातार अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार का दावा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, 20 फरवरी को राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि अपराध में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो किस अपराध में बिहार की क्या स्थिति है। चलिए आंकड़े भी आप तक पहुंचाते हैं। फिरौती में बिहार अंतिम पायदान पर है, यानी कि बिहार में जो फिरौती मांगी जा रही है वो देश भर में सबसे आखिरी पायदान पर बिहार है फिरौती मांगने में, 35वें नंबर पर। डकैती में बिहार 31वां स्थान रखता है। महिला अपराध पर बिहार अंतिम पायदान पर है, यानी 35वें नंबर पर। यौन अपराध में बिहार अंतिम पायदान में है, यानी कि 35वें नंबर पर। बलात्कार के मामले में बिहार का 30वां स्थान है। पॉक्सो के मामले में 23वां स्थान।
बच्चों के साथ रेप के मामले में 32वां स्थान और हत्या के मामले में 11वां स्थान है। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाएगी। लेकिन घुसपैठियों को निकालने के लिए इस अभियान के शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान मच गया। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। घुसपैठ नहीं हो अपने देश की सीमा में, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता और मैं इसका समर्थन करता हूं। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार की राजनीति अब भी गर्म है। अभी देखिए, ये लगातार लोगों को आईवास करने का काम हो रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसकी वजह है ऑपरेशन घुसपैठ, जो बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में शुरू करने जा रही है। इसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन घुसपैठ के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो स्वागत योग्य कदम है। तो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बिहार में तनाव पैदा किया जा रहा है। कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं करती है। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है। वहीं सीमांचल के नेताओं का दावा है कि सीमांचल में एक भी घुसपैठिए नहीं, अगर हैं तो सरकार उनकी पहचान कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। खैर, ऑपरेशन घुसपैठ पर तेज सियासत के बीच भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में तो एसएसबी और एनआईए के साथ ही दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी मिलकर अभियान चलाया जाएगा। और ऑपरेशन शुरू होने के पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर समीक्षा भी करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में ऑपरेशन घुसपैठ पर घमासान को समझिए। सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलेगा। पुलिस को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ अभियान यह चलाया जाएगा। ऑपरेशन घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार बताया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी एनआईए के साथ यह अभियान होगा। अमित शाह ऑपरेशन की खुद समीक्षा करेंगे। बिहार से बाहर होंगे जो घुसपैठिए बिहार में मौजूद है, वो बिहार से बाहर कर दिए जाएंगे। बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है। ऑपरेशन घुसपैठिए के बाद बिहार में ऑपरेशन घुसपैठ पर विपक्ष के आरोपों को भी समझ लीजिए। बंगाल चुनाव को लेकर यह सियासत हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि बिहार में तनाव पैदा करने की यह कोशिश है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और अब बिहार में ऑपरेशन घुसपैठ पर सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा है, कैसे पलटवार किया है, वो भी आपको समझना चाहिए। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से परेशानी क्या है, यह सत्ता पक्ष पूछ रहा है। सत्ता पक्ष यह भी पूछ रहा है कि घुसपैठियों को वोट के लिए बचाना क्यों चाहता है विपक्ष। अब बिहार में घुसपैठ क्यों बड़ा मुद्दा है, वो भी समझ लीजिए। सीमांचल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है पिछले कुछ दिनों से। बात की जाए बिहार में एसआईआर के दौरान बड़ा खुलासा भी हुआ, तेजी से लोगों ने आवेदन भी किया। अवैध घुसपैठियों से परेशानी भी होती है, स्थानीय लोगों का हक छिन जाता है, हिस्सा छिन जाता है, अधिकार छिन जाता है। बिहार में घुसपैठ का असर क्या होता है और कितने बड़े पैमाने पर होता है, वो भी समझ लीजिए। आरोप है कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव आता है, डेमोग्राफी में चेंजेस आते हैं। ज्यादातर बांग्लादेश से ये घुसपैठी आते हैं, धर्मांतरण का खेल खेलते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। धर्मांतरण के कई मामले भी आए हैं। लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। अवैध रूप से योजनाओं का ये लोग लाभ भी लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली तमाम योजनाओं का भी लाभ लिया जाता है। घुसपैठ का आम जनता पर क्या असर होता है, वो भी आपको समझना चाहिए। रोजगार का दबाव बनता है, जो संसाधन होते हैं उसका बोझ बढ़ता है और सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। अब बिहार में घुसपैठ कैसे संभव है, यह भी समझ लीजिए। बिहार की करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा नेपाल के साथ खुली हुई है।
700 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा। भारत नेपाल सीमा पर पासपोर्ट वीजा की अनिवार्यता नहीं है। इससे अवैध और वैध प्रवास में फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है। इस बात की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। घुसपैठ पर कानून क्या कहता है वो भी आपको समझना चाहिए। विदेशी अधिनियम 1946 कहता है कि अवैध पाए जाने पर डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जिस देश के आप हैं वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट की लाइन क्या है वो भी समझिए। किसी को सिर्फ शक के आधार पर विदेशी नहीं ठहराया जा सकता। हर व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया, सुनवाई का अधिकार और सम्मानजनक व्यवहार मिलना जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। आईजी सुनील नायक को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की ट्रांजिट रिमांड को खारिज कर दिया। कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। 23 फरवरी 2026 को पटना में आईजी सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी की खबर से शुरू हुई हलचल शाम होते होते पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत और रिहाई के साथ खत्म हुई। आंध्र प्रदेश पुलिस के पास न तो वारंट था और न केस डायरी थी, और इस पूरे मामले में और इस गिरफ्तारी को ही कोर्ट ने अवैध ठहराया है। दरअसल आंध्र प्रदेश पुलिस बिना वारंट के आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार करने पहुंची थी। बिना पुख्ता दस्तावेजों के गिरफ्तारी की कोशिश को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया है कि वो 30 दिन तक आईजी सुनील नायक से कोई पूछताछ नहीं करेगी। कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और इनको कस्टडी से रिलीज कर दिया। बता दें कि फायर सर्विसेज के अधिकारी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये मामला पूर्व सांसद के रघुराम कृष्णा राजू के साथ हिरासत में हुई मारपीट से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश की पुलिस आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाने में कामयाब तो रही, लेकिन इसके बाद मामला उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को तो खारिज किया ही, कागजात पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दूसरे राज्य में गिरफ्तारी पर नियम कानून क्या कहता है, आइए पटना के हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रभाकर कुमार सिंह से समझते हैं। अगर दूसरे स्टेट में जाना है उसको तो कंसर्न कोर्ट से परमिशन लेना है, वारंट लेना है कि हाँ हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, और उससे कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर लेने के बाद वो जाएगा और कंसर्न पुलिस ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा, वारंट सुपुर्द करेगा। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले वो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करेगा कि हाँ आपके विरुद्ध ये वारंट है, और उसकी कॉपी उसको दिखाया जाएगा उनके परिवार वालों को। और बिना वारंट के आईजी की अवैध गिरफ्तारी वाली खबर को भी समझ लीजिए। सुनील नायक बिहार अग्निशमन विभाग के आईजी हैं, जिन्हें सुबह में आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सुनील को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड रिफ्यूज की और गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। खबर में यह समझने वाली बात है कि कोर्ट से आईजी सुनील नायक को राहत क्यों मिली। आंध्र प्रदेश पुलिस के पास स्पष्ट गिरफ्तारी वारंट नहीं था। आंध्र प्रदेश पुलिस के पास केस डायरी भी नहीं थी। साथ ही साथ आईजी सुनील नायक का आंध्र प्रदेश कनेक्शन क्या है वो भी समझिए। दरअसल 2021 में सुनील नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में सीआईडी के डीआईजी के पद पर तैनात हुए थे। तब नरसापुरम के पूर्व सांसद की एक मामले में गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू ने सीआईडी पर पिटाई का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर सुनील कुमार नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। खबर यह भी समझने वाली है कि आंध्र प्रदेश पुलिस का दावा क्या है। तो प्रकाशम जिले की पुलिस ने एक नोटिस भेजा था। जांच में शामिल होने के लिए नोटिस ये भेजा गया। मार्च 2025 में पेश होने को कहा गया था। जानकारी के मुताबिक नायक पेश नहीं हुए। बेल टूटने पर आंध्र प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करने पटना पहुंची, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दूसरे राज्य में किसी की गिरफ्तारी के लिए नियम क्या कहते हैं वो भी समझना जरूरी है। गिरफ्तारी के लिए संबंधित राज्य की लोकल पुलिस को
जो स्थानीय पुलिस है उसको बताना जरूरी होता है। दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर लेना जरूरी होता है। कोर्ट का ऑर्डर कंसर्न ऑफिशियल को सुपुर्द करना जरूरी होता है। लोकल पुलिस से परमिशन लेकर ही गिरफ्तारी के लिए जाना होगा। जिसे गिरफ्तार करना है उसको वारंट की कॉपी भी दिखानी जरूरी होती है।